बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो है 2025-26 का बजट पेश किया गया। पहले जो कल इक़्तिसादी सर्वे आया था उसमें जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उसमें से कितने हासिल कर पाए उसके ऊपर अभी बहस व मुबाहिसा जारी था। और आज जो बजट आया वो 175 खरब से ज़ायद का वफाकी बजट है। हजम जो हमने बजट का बढ़ाया है वो अगर 23-24 का देखें तो उसकी निस्बत 25-26 का इन 2 सालों में हम तकरीबन डबल कर गए। और जब हमने दोगुना कर लिया, अपने अखराजात भी बढ़ा लिए हैं, महसूलात के अहदाफ भी बढ़ा लिए हैं, और पिछले साल वो किस हद तक अचीव कर पाए हैं या किस हद तक निचोड़ पाए हैं, ये एक अहम सवाल है। और फिर दूसरी बात ये कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उसका गैप कितना। एक अहम चीज़ ये है जो काबिल गौर है कि हमने इम्पोर्ट के ऊपर कैप लगा रखी है। हमारा जो हदफ था वो 57 अरब डॉलर का तकरीबन था और हमने 56.4 अरब डॉलर के करीब इंपोर्ट की, लेकिन कैप लगा रखा है। हमारी यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो बुनियादी तौर पे इस चीज़ के ऊपर रिलाय करती है कि रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट किया जाए, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके फिर चीज़ बना के जो है एक्सपोर्ट की जाए। एक्सपोर्ट के जो अहदाफ थे वो अब जो मुकर्रर किए गए हैं और जो इंपोर्ट के अहदाफ हैं, इन दोनों के अंदर गैप जो बनता है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का गैप बनता है। लेकिन उस 30 अरब डॉलर के गैप को फिल करने के लिए जो अहदाफ हमने रेमिटेंसेस के रखे हैं वो 45 अरब डॉलर के रखे हैं, यानी 15 अरब डॉलर हमारा सरप्लस रहे। लेकिन वहाँ पे एक काबिल गौर बात यह है कि हमारे कितने लोग बाहर के ममालिक में गए, वो अब बवजह मजबूरी पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं या पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई, अफरात ज़र में इजाफा हो गया और वजह मजबूरी की वजह से उन्हें वो पैसा भिजवाना पड़ता है। अब जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर कितनी तवज्जो दी गई है, ये एक बिलखुसूस सवाल है। फिर दूसरा ये कि अगर कट लगाने की किसी पर बात की गई है तो वो जो कट लगाया गया है क्या लीकेजेस उससे ख़त्म हो जाएंगी। फिर एक और अहम सवाल ये कि 9,000 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की ब्लैक मनी है, और वो ब्लैक मनी इस सिस्टम की लीकेजेस और लूप होल्स की वजह से है। क्या उसको टैक्स नेट के अंदर हम ले आएंगे? हम बुलंदोबांग दावे तो बहुत करते हैं, डीएनए चेंज करने की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी तर्ज अपनाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम बजट तश्कील देते वक्त ही 6,000 अरब का खसारा रख लेंगे तो वो खसारा फिर जब सूद की अदायगियों के मद में हमें हज़ारों अरब रुपए अदा करना पड़ेंगे तो वो सिस्टम यानी IMF के प्रोग्राम से किस तरीके से हम निकल पाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। फिर जिस जगह पर इजाफा हुआ या जिस जगहों पर कमी वाक़ई हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब बता, ये जो आदाद व शुमार का गोरख धंधा है कितनी इसकी समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, मुझे तो इतनी समझ आई है कि जो मैंने कल कहा था कि बकरों की कुर्बानी हो गई, अवाम की कुर्बानी शुरू कर दी है, मुझे ये समझ आई है। आप सुबह से बजट की ट्रांसमिशन में बैठे हैं, मैंने कोई एक चैनल ऐसा नहीं जो नहीं देखा, कोई एक तजियाकार ऐसा नहीं जिसे नहीं सुना, कोई एक सियासी लीडर ऐसा नहीं जिसकी मैंने गुफ्तगू नहीं सुनी। मुझे तो जैसे लग रहा था कि मैं सफ़र में भी था तो मोबाइल पे मैं 3 मोबाइल लगा के मैं सुन रहा था कि शायद किसी तरफ से कोई खुशी की खबर आ जाए, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिससे मुझे पता चले। मैं तो बड़ा खुश था और कहा जा रहा था 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी। चले, सरकारी मुलाजमीन हम में सही थे ना, वो 10% आपने बढ़ा दी, मेहरबानी कर दी आपने। उसके बाद मैंने सोलर तो आपने हमें फ्री देने थे, किस्तों पे देने थे, आपने सोलर पे टैक्स लगा दिया कि ना लैन जोगे रवो तुसी तो ना कुछ होवे। मुझे कह दो कि सोलर लवाना ही नहीं। एक तरफ आप ग्रीन प्रोग्राम के पैसे लेते हैं, ग्रीन एनर्जी, तो दूसरी तरफ आप जो है जनाब सोलर जो है उस पर टैक्स लगा रहे हैं। ना बाहर से कोई मंगवाए, अगर मंगवाए तो इतना महंगा मंगवाए कि जो किसी की पहुंच में ना हो, अगर हो भी पहुंच में तो उसके बाद वो बेचारा लगवाने के बाद मीटर के लिए दर बदर हो। फिर और भी बहुत सी चीज़ें अभी 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएंगी। यासर, क़याम पाकिस्तान के बाद 35 लाख पहली दफ़ा लोग 3 सालों में पाकिस्तान से गए हैं। 35 लाख क्यों चले गए जी? शौक से गए?
पाकिस्तान से बाहर 2% लोग शौक से जाते हैं, 98% लोग मजबूरी से जाते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के ना नौकरी करने, जब उन्हें पता हो कि अगर मेरे यहीं पे सारी सहूलतें मौजूद होंगी मैं बाहर क्यों जाऊंगा। के बाद आप आ जाए, मैं तो बड़ा खुश था कि क्योंकि आपने मुझे ये खुशियाँ डाली हुई थी ना सारी, कि बड़ा मज़ेदार सा बजट आ रहा है। मज़ेदार सा, मैंने बिरयानी का तज़किरा तो नहीं किया राणा साहब। नहीं, ये तो बिरयानी भी नहीं थी ना, ये तो चने वाले चावल भी नहीं है, बल्कि आप समझ लें कि ये वो चावल हैं जो तड़के वाले होते हैं ना, हल्का सा तड़का ऊपर लगाया इन्होंने और नीचे सफ़ेद चावल रख दिए। मुझे बताएं, आपको मटन बिरयानी मुझे बताएं कि मैंने अगर क्रेडिट कार्ड से या ATM से पेट्रोल डलवाना है तो मैं ठीक हूँ। अगर मैंने नगद देना है, पहला दुनिया के काम में कि नगद देना है तो ज़्यादा पैसे, नगद नहीं देना, क्रेडिट कार्ड से डलवाना या ATM से डलवाना तो जनाब कम पैसे। ये क्या है? ये मंतक मुझे समझ नहीं आ रही। क्या बैलेंस चेक करना चाहते हैं हम लोग, पैसे निकाल के बैंकों में रखवाते जाएं? अब जिसकी 50,000 सैलरी है, उसने 50,000 सैलरी में से 50,000 ही वो ATM में डलवा ले और घर का बिजली का बिल ATM से जाके अदा करे। वो घर की ग्रॉसरी लानी है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, किस तरह देगा भाई? वो मुझे बता देना, कोई ये मंतक समझा देता मुझे भी। वहां इतने इतने कमाल लोग बैठे थे, मैं वो पीछे फारूक स्टार साहब बाहर निकल के क्या बात कर रहे थे, सुन ली थी ना आपने जी। वहां पे कोई नहीं बोलता। नदीम अफजल चंद साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे हमें ये बजट मंजूर नहीं है, कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा। और भाई फिर क्यादत को कहो ना, अपनी को खड़े हो जाए वहां पे, कहे जनाब ठहरे, ये हमारी मर्जी का बजट नहीं है। दूध की नहर की, शहद की नहरें एक तरफ। मुझे बताएं, मुझे बड़ी आप ही बता दो यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई खत्म हो गई है ना? इस बजट के मुताबिक महंगाई खत्म हो गई है ना? तो तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं इनकी, ये वज़रा की, ये MP अरकान असम्बली की, वज़रा मशीरों की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं? जब महंगाई हो ही खत्म गई है तो फिर इनका गुजारा तो पुरानी तनख्वाह में भी बहुत अच्छा होना था, क्यों तनख्वाहें बढ़ाई हैं इनकी? इसका मतलब है कि महंगाई है, इनका गुजारा लाखों में नहीं हो रहा, तो 45, 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार लेने वाले का किस तरह गुजारा हो रहा होगा? क्यों नहीं हम सच बोलते? क्यों नहीं हम सच को सामने लाते? क्यों नहीं हम हकीकत को सामने लेकर आते? पेट्रोल महंगा, आपने जलेबी बढ़ा दी है, सस्ता होगा? आपने तो अगले साल का भी सुना दिया कि अगले साल नहीं होएगी, जे कर लो जो करना है। और हिम्मत हमें इतनी है कि इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज पे कोई बंदा जाके मनाने के लिए तैयार नहीं था, उन्हें बताने के लिए तैयार कोई नहीं था। आज का दिन गुजर गया, कल का दिन देखना क्या होता। 10% पे सरकारी मुलाजमिन मान जाएंगे, बहुत सा हाँ करें, पेट काटे ना। आज ऐलान करते हैं, जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था ना, 10% MP MNA इसकी तनख्वाहों में कट लगा था, याद है आपको? एक बजट में जी। लगाते, आज बजट में कट लगाते। आपको पता है ना कि आज बजट में जो मराहत दी गई हैं, वजीर आज़म हाउस के लिए क्या है, ईवान सदर के लिए क्या है, पार्लियामेंट के लिए क्या है, पार्लियामेंट के कैफेटेरिया के लिए क्या है, नहीं है कुछ तो गरीब आदमी के लिए नहीं है। दही महंगा, दूध महंगा, वो फला फला चीज़ों पे टैक्स लगा देंगे जी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, सब्जियां सस्ती कर दी, वो किसान मर गया। खाद पे टैक्स लग गया ना, लग गया ना। खाद कौन इस्तेमाल करता है? और ये कैमरा मैन तो नहीं करता खाद इस्तेमाल, यासर साहब आप भी खाद इस्तेमाल नहीं करते, किसान करता है। आप मजबूर का, आपने तस्लीम भी कर लिया कि हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद नुकसान में गए हैं। तो आप क्या करेंगे आगे? आगे ये करेंगे वो किसान के इधर। आज आपको पता है भिंडी क्या भाव बिकी है? क्या 1 रुपए? 1 रुपए नहीं जनाब, आज 1 रुपए से भी सस्ती हो गई है, 25 रुपए मन। 25 रुपए मन जी, 25 रुपए मन। क्या किसान को आप पैगाम दे रहे हैं कि मत उगाना, ज़राअत पे काम करना? लोगों ने आलू उठा के अपने जानवरों को चारे पे डाल दिए, प्याज चारे पे डाल दिया, घिया तोरी चारे पे डाल दी,
भिंडी चारे में डाल दी, गोभी चारे में डाल दी, तो फिर किधर जाएंगे वो? मनु थल्ले इशारे करी जो कि आस्था ना बोलो को नहीं बोलता, कर लो तुम भजन मर्जी का, तुम जो सच बोला थे सच आखा थे भजन का आपका ये तसलसल बरकरार रखता हूँ। एक ब्रेक लेनी है मुझे। हमारे गेस्ट हमारे साथ में होंगे पाकिस्तान के नामवर लोग जो मईशत के ऊपर भी उबूर रखते हैं, निज़ाम के ऊपर भी रखते हैं, उनकी आरा भी इस ज़मन के अंदर जानेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे पे ये जो मुआशी मंजरनामा है जिसके ऊपर हम ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे कि ये जो लूप होल्स हैं या ये जो चीज़ें अभी आई मंजर आम के ऊपर, इससे अशराफिया पे किस हद तक दबाव बढ़ा है और इससे आम आवाम पे किस हद तक दबाव बढ़ा है या उन्हें एक कुशन मिला है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा SDPI। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है एक्स प्रेसिडेंट FPCCI इरफान इकबाल शेख साहब ने। शेख साहब आपकी मशकूर हैं, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब आपका भी शुक्रिया। मैं सबसे पहले इरफान इकबाल शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। सुबह भी आपसे गुफ्तगू हुई, एक तवील हमने जो है वो सेशन चलाया। अच्छा, उस वक्त की गुफ्तगू में और अब के नज़रियात में आप कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं या फिर आपको ये लगता है कि उस वक्त कुशन था चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने का, अब वो भी ख़त्म हो चुका है? देखिए, असल में बजट जो था ना उसके ऊपर हमारी कुछ तवक्कुआत थी कि इस चीज़ को बेहतर किया जाएगा, इस चीज़ को देखा जाएगा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जिन जिन बातों पे हमने कहा था, हमारा सबसे बड़ा मसला था एनर्जी। एनर्जी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा जी कि एनर्जी के प्राइसेस में हम बल्कि और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे और करते जाएंगे। दूसरी हमने बात की थी कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। ये मुल्क की इंडस्ट्री लगेगी तो ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इसकी इकोनॉमी बेहतर होगी। कुछ अरसे के बाद अब पॉलिटिकल थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें जो ना इसमें मुझे नज़र नहीं आई अभी तक। कुछ रियल स्टेट के ऊपर था मसला, और रियल स्टेट के ऊपर इन्होंने मेरे ख्याल में स्टैम्प ड्यूटी तो कम कर दी है, 4% से मेरे ख्याल में 1% कर दी है, बट बाकी कुछ चीज़ें जो है ना अभी तक कोई क्लियर नहीं है। वो सुबह मेरे ख्याल में जब न्यूज़पेपर में एक डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ों को शायद हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके में बता सकें। लेकिन बजट का साइज 17.6 ट्रिलियन का है, GDP जो है 4.2 पे लेके जाना चाहते हैं 2.7 से, और जो GDP की रेशो है वो 10% से 12.3% पे लेके जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, ये नज़र आती है, बेहतर है। लेकिन मुझे जो एक बात अच्छी लगी इसमें वो ये थी कि इन्होंने कहा जी हमने सब्सिडीज पे हमने कट लगाना है और ऑस्टेरिटी पे ऊपर काम करना है। हमने बैन लगा दिया है परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स के ऊपर, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के ऊपर हमने कंट्रोल करेंगे। मैं सब मानता हूँ, लेकिन अभी राणा साहब की बात सुनने के बाद कि मिनिस्टर्स की जो है ना तनख्वाहें बढ़ी हैं, उनके अलाउंसेस बढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें आ गया हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑस्टेरिटी करनी है तो फिर एकदम पूरे तरीके से करनी चाहिए। और नंबर नहीं शेख साहब, वो आवाम का भी उन्होंने उतना ही बढ़ाना था, ये इनका भी उतना कौन सा आवाम का बढ़ाना? यासर ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, नहीं ऐसे ना करें। वो मुगालता आ रही हो गई सर राणा साहब को। राणा साहब अक्सर औकात मुझे छेड़ते रहते हैं, उन्होंने इतना ही करना था सर। वो 600% उन्होंने किया उनका, अवाम का 6, वो 2 सिफर भूल गए, बस इससे ज्यादा और क्या हुआ? अक्सर ये सिफर ना अवाम के भूल जाते हैं, अपने ज्यादा लगा लेते हैं। ये असल में जब तक हम मेरिट पे नहीं लेके आएंगे ना, और जब तक हम ये चीज़ों को ऑस्टेरिटी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, इस मुल्क के हालात अच्छे होने मुश्किल है। और तीसरी बात जो खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि रेमिटेंस का जो इन्होंने टारगेट दिया 39.4 का इस बार जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हमारा जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेमिटेंस जो है ना, जिसके ऊपर हम बार बार जोर देते रहे हैं कि 2 चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। एक तो आपको रेमिटेंस का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, ये 50 बिलियन तक बड़ी आसानी के साथ जा सकती है, क्योंकि 12 मिलियन के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो कि वहाँ से पैसे भेजते हैं, और वो हमारे जो बैंक्स हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 24/7 इनको सर्विस देनी चाहिए और विदाउट चार्जेस देनी चाहिए, ताकि लोग बैंक के थ्रू पैसे भेजें और हुंडी के थ्रू ना आए, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसे इसका इकट्ठा हो। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि खुदा के लिए अपने इंडस्ट्री को
सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को लेके आए आगे। इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो आपका जॉब क्रिएशन होगा, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डिलेमा है। क्योंकि हर साल 60 लाख बच्चा शामिल इसमें हो रहा है, तो वो जो शामिल हो रहा है फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, जब जॉब्स नहीं मिलती तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी खौफनाक आगे जाके हो जाएंगी। तो इसको फोकस करके इंडस्ट्री को आपने सपोर्ट करना है, उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ मैं ज़रा सुरारी साहब से बहुत पूछता जरूरी हूँ। सुरारी साहब, वज़ीर आज़म साहब का दावा है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है, और इस बजट को कहा जा रहा है कि ये इससे बेहतर बजट पाकिस्तान में नहीं आ सकता था, और अब दूध और शहद की नहरें भी बहना शुरू हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे? राना साहब, ये IMF का आखिरी बजट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि IMF की जो प्रोजेक्शन है वो है 27-28 वाला जो साल होगा उसमें हमें 37 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगी। और 37 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि जो आज हमें फाइनेंसिंग चाहिए उससे तकरीबन डबल। तो मैं तो नहीं समझता कि अगले 2-3 सालों में हमारे इतने रिजर्व्स हो जाएंगे या इतनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी कि हमें IMF की छत्र छाया ना चाहिए हो। तो IMF का प्रोग्राम तो हमें कंटिन्यूस चाहिए, और यही वजह है कि IMF को की नाराज़गी जो है वो मोल नहीं ली जा सकती इस वक्त। आपने देखा जब उसको नाराज़ किया, जब भी किया, जिस हुकूमत ने भी किया, IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया, और फिर बिलाकर PDM गवर्नमेंट में उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो था IMF से वो मांगना पड़ा। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो आप फरमा रहे हैं, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। मैं ज़हनी तौर पे इससे ज़्यादा मुश्किल बजट के लिए तैयार था। ये तो अल्लाह भला करे कि इंटरेस्ट रेट जो है 22% से 11% पे आ गया। गवर्नमेंट ने जो डेट पेमेंट करनी थी कमर्शियल बैंक्स को, उसमें से उसको 800-900 अरब रुपए की बचत नज़र आई। तो वो थोड़ा सा जो अब 2.5% सैलरीड क्लास को जो टैक्स रिलीफ मिला है, या जो आपकी 7% पेंशन बढ़ी है, ये इसी वजह से बढ़ पाई है कि इंटरेस्ट रेट जो था वो नीचे आ गया था, वरना इसका भी कोई इम्कान नहीं था। IMF ने सख्ती से बता दिया था कि अगर आपके पास रेवेन्यू शॉर्टफॉल करने का गुंजाइश नहीं तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत रिलीफ आया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हुई है, विद होल्डिंग टैक्स में कमी आई है, इस्लामाबाद की हद तक है। बाकी जगहों पे भी स्टैम्प ड्यूटी का रेट 4% ही है। वो सूबाई बजट में वो देखा जाएगा, वो क्योंकि वो सूबों का मैंडेट होगा। इस्लामाबाद में अब ये प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प पेपर 4 से 1% उसकी ड्यूटी के लिए आ गया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो पाई है कि आपके पास शरह सूद में कमी आ गई थी, वरना ये चीज़ें भी ना होती और ये बजट इससे बहुत मुश्किल बजट जो है वो हो रहा होता। और आखिरी चीज़ जो है, एक चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि यासिर अभी कंपैरिजन कर रहे थे 23-24 के बजट का पिछले साल के बजट की निस्बत इस दफ़ा हुकूमत ने कुछ तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है अपने अखराजात कम किए। अगर आपको याद हो तो पिछला बजट जो था वो 18,877 अरब रुपए का था। आज का बजट जो है वो 17,573 अरब रुपए का है। पिछले बजट में तकरीबन 8,500 अरब रुपए का डेफिसिट था, आज जो है वो 6500 अरब रुपए का डेफिसिट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें बहुत से नेगेटिव पहलू भी है जो आगे चल के आपको चले मैं डॉक्टर साहब उसकी तरफ आऊँगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर अगर हम सिर्फ एदाद शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, सर कल जो सर्वे रिपोर्ट थी और गुज़श्ता साल के अहदाफ थे उसके बारे में अगर बात करूँ, बकौल हमारे वज़ीर ख़जाना के ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के एदाद शुमार हैं, यानी सरकारी एदाद शुमार कहा गया, ये कहा गया ज़राअत में कमी वाक़ई हुई, हमने पैदावार कम की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लाइफ स्टॉक में इजाफा हुआ। अब जहाँ पे लाइफ स्टॉक में इजाफा हुआ है, आगे चल के ये बात की जाती है चारे में कमी वाक़ई हो गई। अब जब चारा कम है, लाइफ स्टॉक बढ़ गया, तो सर फिर वो चारा हमने कहाँ खिलाया, कौन सी चीज़ें खिला दी? ये क्या सर गोरख धंधा है जो हमारी समझ से बालातर है? इसमें
जो है ना कोई काफ़ी तफसील से राणा अजीम साहब ने बात की और मुझे अच्छा लगा जिस तरह की उन्हें तमीज़ बांधी। देखिए हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और हम सबको रियलाइज़ करना है कि बेहतरी आ रही है, और बेहतरी को जब अप्रिशिएट आप नहीं करेंगे, कोई बेहतर उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है या बहुत बेहतरीन बजट है, लेकिन मौजूदा हालत में एक बहुत अच्छा बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो जो होता है ना डेफिसिट यानी खसारा, वो हमेशा हमारा 6% कौमी आमदनी का खसारा, बहुत ह्यूज खसारा होता है, और उसी की वजह से हमें और कर्जे लेने पड़ते हैं। और इस साल आप देखिए कि हुकूमत ने सबसे बड़ा, मैंने बहुत अरसे से ये नहीं देखा कि बहुत से बजट देखे, लेकिन मैंने ये नहीं देखा हर साल तो हुकूमत के अखराजात बढ़ते हैं। इस साल सिर्फ 0.25% बढ़े हैं, हालांकि अगले साल तवक्को की जा रही है कि महंगाई 7% बढ़ेगी। ये पहली बार है कि हुकूमत ने अपने टोटल अखराजात में कमी की है। ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ है, लेकिन ना उसमें 22% से 11% आ जाना और महंगाई का कम होना बेहतरी। देखिए पाकिस्तान में एक बहुत पोटेंशियल है, ये हम सिर्फ नेगेटिव बातें, हम अपनी यंग जनरेशन को ये भी तो बताएं कि वो पोटेंशियल कितना है। देखिए हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो हालात है बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। IMF उस वक्त बड़ी मुश्किल से तो हमें अपने प्रोग्राम में लिए है, वो तो हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब थे, सारी दुनिया में कह रही थी। आज सारी दुनिया की रेटिंग कंपनी से जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ को और पाकिस्तान को मुस्बत इकानमी को मुस्बत करार दे रही। हमें रियलाइज़ करना है आबादी में क्योंकि इजाफा हो रहा है बेतहाशा, तो उसकी काफ़ी कुछ तो आबादी में इजाफा जो होता है वो हमारी इनकम वो ले जाते हैं इजाफा। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह मेहनत हो रही है, देखिए अखराजात का कम होना और डेफिसिट का कम होना, और फिर ये PSDP बड़ी है, 4000 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम में खर्चा होगा, आम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तनख्वाहें जो है ना, राणा साहब को 50% की बात करें, ये ऐसी रियलिस्टिक बात नहीं है, क्योंकि महंगाई में कमी हुई है। और आप कहें कि तनख्वाह बढ़ती रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। ये तनख्वाह 10% बड़ी मुश्किल से हमने कैबिनेट में इंतहाई से गुजारिश करूंगा, बिल्कुल महंगाई कम हुई है, तो फिर ये तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं आपने वजीरों की, मशीरों की, MPA की? इनकी क्यों तनख्वाहें बढ़ाई हैं? ये तो खरबों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। इनकी तनख्वाहें तो ख़त्म करनी चाहिए थी आपको इस बजट में। राणा साहब लोग ऐसे हैं जो बहुत जो अमीर हैं या अच्छे वेल ऑफ हैं तो वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इसमें दरमियाने तबके भी लोग हैं। आप देखिएगा यासर, मुझे अगर इजाजत दे शेख साहब, आपको पता है आप ही हमारे प्रोग्राम में कहते थे कि हमारा ज़राअत जो है इस पर सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा हमारा ज़राअत में डिपेंड करता है। आपको पता 25 रुपये मन भिंडी जिस मुल्क में बिकती हो, जिस मुल्क में चारे की जगह सब्जियां खिलाई जाएं जानवरों को, तो आपने तो अपनी ज़राअत भी तबाह कर ली। लेकिन आपने बचा भला क्या लिया है? आपने अपने वज़रा को, मशीरों को, वज़ीरों को बड़े बड़े तनख्वाहें देकर बचा लिया। राणा साहब ये बताए ना कि अगर तो सस्ती हो तब आप शिकायत करते हैं, महंगी हो तब आप शिकायत करते हैं, कोई आप बैलेंस तो कर लेना। तनख्वाहों ये कह रहा हूं, अगर सस्ती हो गई है तो फिर तनख्वाहें वापस लें, सस्ती हो गई है तो तनख्वाहें ना बढ़ाएं। अच्छा राणा साहब, मैंने तो कहा है कि मैंने तनख्वाह नहीं, ये भी तो जिक्र करें ना, जो ये कर रहा है, मैं तो अपनी तनख्वाह नहीं दे रहा साहब। आप महीने से 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दिया। शेख साहब चाहिए, बल्कि अपने कोलों दियो तनख्वाह तुसीं MP'आं नूं। अभी अपने मेरी तरह ना अभी लोगों से लाने, यूनिवर्सिटियां बढ़ाने, लोग कर रहे हैं, लोग और भी कर रहे हैं। मकसद ये पाकिस्तान अब जो है ना बेहतर उसका वक्त शुरू हो रहा है। इसको आपकी, हमें सबकी सपोर्ट चाहिए, मीडिया की भी सपोर्ट। देखिए यंगस्टर्स को आप तवक्को दिलवाएं, जो हमारे दिमाग है ना, जो इतने दिमाग है और जो IT बढ़ रही है ना, जो हमारी रेमिटेंस बढ़ रही है, उसको सिर्फ ये ना लें कि लोग मजबूरी जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है बड़े काबिल हैं, वो जाके अगर बाहर जाके अच्छा जॉब लेते हैं तो कौन सा आजकल आना जाना मुश्किल है। वो 3 महीने बाद अपने वालिदैन को मिलने आ सकते हैं, 6 महीने बाद, क्योंकि बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं उनकी और रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो ऐसा तालीम हम उनको दें और बेहतरी की तरफ। ये नहीं एकदम मैं कोई रेवोल्यूशन नहीं हो रहा या कोई ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन यकीनन हम शेख साहब एक बात कहूँगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ शेख साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जो हालात थे हमारे पिछले 3 साल पहले थे उससे हालात अब हमारे बेहतर हैं।
लेकिन इसमें 3-4 चीजें जो है ना, वो जब तक हम उनको नहीं करेंगे, ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे एक बात बताएं कि हम कहते हैं एग्रीकल्चर के तो हालात मैं फार्मर के देख चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि फार्मर इस पर बहुत बुरे हालात में है। मेज में उसको मार पड़ गई, वीट में उसको मार पड़ गई, और अपना बाकी भी जितनी भी देख लिया आप, उसमें बहुत जैसे बता रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह में भी हर चीज़ में मार पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि फार्मर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में है। फिर उसके ऊपर अब आपने सोचा कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी वो भी लगा देंगे, तो ये एक साइकिल है ना, ये चलता। जी 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 जी, ये साइकिल है, तेजी भी आती है। आप तो खूब जानते हैं, आप शेख साहब समझते हैं इन बातों को। पूरी वर्ल्ड में कमोडिटीज का रेट नीचे। जी 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 इरफान, अच्छा एक और बात कर रहा था, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ राणा साहब थोड़ा सा ये बताएं। मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर हूँ। अभी हमने नई जो इंडस्ट्रियल जोन की है ना, उसमें 0% हमने, ये शेख साहब को भी पता है, कई जगह पे फेडमिक है या कायदे आज़म जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है, उसमें 0% पे मशीनरी आ रही है। 10 साल के लिए इनकम टैक्स खत्म है। नई इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हालात, देखिए वक्त लगा है, हमें बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन सब मिलजुल के उसमें एक्टिवली अब एहसास हो गया पाकिस्तानी कौम को ना। ये आपने जो जंग से देखा है ना, हम पाकिस्तानी कौम को ये एहसास हुआ है कि हम बहुत नीचे चले गए हैं, और जब तक हमने सब ने मिल के एफर्ट नहीं की ना, ये जो झगड़े हैं ना, सियासी झगड़े आपस में, उसको सॉर्ट आउट करके एटलीस्ट हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करके कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज बना दें जो आज हर हुकूमत उसको तब्दील ना करे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, ये टाइम तो लग रहा है, ये नहीं है कि कोई एक साल में काम हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ये बेहतरी की तरफ माइल हैं। और ये सारे मेरे दोस्त इसमें सपोर्ट करेंगे कि अगर ये मामला पॉलिसी चलती रहे और एक दूसरे के साथ तामन रहा, तो आम आदमी को बेनिफिट पहुंचेगा। अभी भी रिलीफ तो ये हुई है ना, अगर तनख्वाहों में चलो इजाफा हुआ या उनका टैक्स कम हुआ, और साथ साथ ये भी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में तकरीबन 100 अरब रुपए बढ़ाए गए। फिर जो पिछले साल तरक्याती स्कीमों को फुलफिल ही नहीं किया गया ना, इस साल वो 4000 अरब तक सूबाई और कौमी में फेडरल स्कीम्स में खर्च होगा, तो बेहतरी की तरफ मैं शेख साहब एक और चीज जरूरी है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इरफान इकबाल शेख साहब से पूछनी है। इरफान इकबाल शेख साहब, जी जी, आपसे जब बात हुई तो आपने वो बात की थी ब्लैक इकोनॉमी के हवाले से। जी जी, हम 9000 ट्रिलियन, अगर मैं मुगालता रही से काम नहीं ले रहा, वो हमारे पास इधर कुशन है, ये वाला सेक्टर ब्लैक इकोनॉमी वाला। अब क्या आप समझते हैं कि हम निगोशिएट कर सकते हैं IMF से? हम माजी में कितनी एमएनएसटी स्कीम्स लेके आते रहे, क्या अभी भी कुशन मौजूद है ये डिजिटलाइजेशन करने के लिए, एतमाद देने के लिए हमें फिर से कोई एमएनएसटी स्कीम लाना पड़ेगी? नहीं, IMF के साथ टफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे एक चीज बताएं, हमने सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है। IMF ने जरूर प्रेशर एक डालना है, सब कुछ करना है, बट मुझे एक बात बताएं कि जब तक आपकी इंडस्ट्री में पैसे नहीं लगेंगे और इंडस्ट्री नहीं लगेगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? मुझे बताएं, आप एग्रीकल्चर को SIFC का आपने देख लिया, SIFC बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन हम उसको भी उस तरह से नहीं चला सके जैसे चलना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब तक इस मुल्क में आप इंडस्ट्रीज को नहीं सपोर्ट करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप ये देखें कि फ्लाइट ऑफ मनी देखें आप, कि यहाँ से लोग निकल के जा रहे थे, पैसे सारे बाहर लेके जा रहे थे, कोई दुबई में ले गया, कोई मलेशिया में ले गया, कोई UK में ले गया, कोई कहीं और ले गया। तो क्यों लेके गए हैं? इसलिए कि यहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही थी। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जो पैसा है लोगों के पास, इस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई स्कीम लानी पड़ेगी, ताकि ये पैसा यहीं पे रहे और यहीं पे इंडस्ट्री पे लगे, जॉब क्रिएशन भी होगी, जो यहाँ बहुत बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आगे बननी है। ये सारी चीज़ें उस वक्त ठीक होनी जब आपने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ठीक करना है, जब करना है इसके ऊपर काम। सुलानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मरीज तो समझ में नहीं आ रहा और मैं तो सुबह से समझ के थक गया हूँ। सुलानी साहब, क्योंकि आप समझा देंगे, हम एक ज़री मुल्क हैं, हमारे मुल्क के अंदर गंदम का क्या हाल हुआ, कपाह का क्या हाल हुआ, सब्जियों की क्या पोजीशन हो गई, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इवन चावल, मकई। अब क्या इन चीज़ों को सस्ता करके और खाद पर टैक्स लगाकर
हम ज़राअत को फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं, इससे क्या मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा या नुकसान होगा, और इससे क्या हमारी इकॉनमी बेहतर होगी या तबाही की तरफ जाएगी। कुछ वज़रा कहते हैं जी कि इससे 20% किसान जो ज़राअत से तल्लुक़ रखने वाले हैं 20% वो है, अगर उनको नुकसान भी होता है तो कुछ नहीं होता। ये बाकायदा हुकूमती वज़ीर ने कहा है पंजाब हुकूमत के। आप मुझे इतना समझा दें कि अगर हमारा ज़री शोबा इसी डिस्पोजिशन में रहा तो फिर हम कहाँ करें। जी शुक्रिया राना साहब। देखिए ज़राअत जो है वो सिर्फ हमारी मुआशी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि 240 मिलियन आबादी को फीड करने के लिए भी बहुत अहम है। और अगर 2 साल पहले खुदा न खास्ता हमारा हाल जो है वो श्रीलंका वाला नहीं हुआ था तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि श्रीलंका नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है। वहाँ पे जब क्राइसिस आया था तो खुराक नापैद हो गई थी। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि जब हम डिफ़ॉल्ट के दाने पे थे उस वक्त भी हमारी सब्जियां और ये गंदम और चीनी ये सारा कुछ जो हम खुद उगाते हैं वो अवेलेबल था। अब जो दूसरी बात है टैक्स की, तो खाद और पेस्टिसाइड पे इस बजट में सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया गया। वो जो था उस पर IMF का प्रेशर था, लेकिन जो मैंने शुरू में बात की कि चूँकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो उसमें इजाफा नहीं हुआ। अब तीसरी बात जो कि गंदम के साथ जो हुआ ये बिल्कुल एक पॉलिसी फेलियर है, इसको मानना पड़ेगा। मैं खुद भी जो है सपोर्ट प्राइस जो थे उसके हक में नहीं था, लेकिन जिस भोंडे तरीके से उसको ख़त्म किया गया कि पहले अनाउंस कर दी और उसके बाद जब फार्मर ने हार्वेस्टिंग कर लिया वो वेट कर रहा है कि वो सरकार को बेचेगा, सरकार कहे कि जी मैं तो नहीं ख़रीदता। तो ये एक ऐसा वो जुल्म हुआ पिछले साल गंदम के किसानों पे कि उसकी वजह से उनके पास गुंजाइश ही नहीं थी खरीफ की फसलों पे इनपुट डालने की। कपास, चावल, कमाद, मकई ये जो फसलें फेल हुई हैं उसकी वजह ये हुई है कि गंदम नहीं बिकी, गंदम पे प्रॉफिट नहीं आया। तो किसान के पास तो पैसे नहीं थे कि वो टाइम पे खाद डालता, टाइम पे पानी लगाता, टाइम पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करता। नतीजतन हमने देखा कि वो सारी फसलें जो है वो भी फेल हो गई। और इस साल भी यही होगा कि अब आप देखेंगे कि गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा में कमी आएगी। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 3-4 सालों में मैं गंदम की इंपोर्ट होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी गंदम की खुद कफालत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आज का जो चूँकि वफाकी बजट था उसमें जाहिर है कि ज़राअत वफाक का डायरेक्ट मैंडेट नहीं है। अब ये सूबों को देखना पड़ेगा कि सूबे स्पेशली पंजाब और सिंध वो ज़राअत की रिवाइवल जो है वो कैसे करते हैं। और फाइनली जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात हुई है उसको मैं एक नॉन स्टार्टर देखता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कानून तो पास हो गया, वो नहीं कलेक्ट होगा। देखिए इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसान को ये बताना पड़ेगा कि उसने कितने पैसे खर्च किए खाद पे, बीज पे, फर्टिलाइज़र पे, उस पे पेस्टिसाइड पे, डीजल पे, और फिर कितनी उसकी काश्त आई, और उसके बाद उससे कितने की बेची, उसको मुनाफा कितना हुआ। ये सब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज़ में होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में हमारा तो किसान जो है वो तो उधार पे जाके बेचारा अपने इनपुट लेके आता है, अगली फसल का उधार करता है, और जो प्रिंटेड प्राइस होती है उस पर 20-25% उसको जो है प्रीमियम सूद देना पड़ता है आड़ती को। तो आड़ती कहता है ले जाओ अगली फसल पे देना और 20% मुझे ज़्यादा पेमेंट करना। तो ये अनाउंस तो हो गया है IMF को खुश करने के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स आपका कलेक्ट नहीं होगा। इस बात को आप देखें, अगर इस पर कोई फिक्स टैक्स लगाने की कोशिश की गई तो वो फिर दूसरा मालिया बन जाएगा, आबियाना या मालिया, जो कि रिग्रेसिव किस्म का टैक्स होगा। लेकिन एग्रीकल्चर को फोकस करना है हमें, और स्पेशली आपने डॉक्टर साहब पॉइंट आउट जो किए हैं उसी पे मुझे बात कैसर अहमद शेख साहब से भी करनी है। शेख साहब, एक तो जो सलेरी साहब ने बात की वो उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, कार्ड से पेमेंट करें। सर ये आपने सिर्फ तरगीब हमें देनी है, उस कारोबारी तबके को नहीं देनी जिसको आप जाके कहें जी मैं पेमेंट करना चाहता हूँ तो वो आगे से कहे कि मेरी मशीन ख़राब है। ये रवायत अब पनपती यहाँ पे जा रही है, हमें फिर से ही कैश में ही पेमेंट करनी है, हमें फिर से ही वही चीज़ें देनी है। तो फिर ये दोहरा मायार क्यों? कोई एक मायार सेट कर लें, उसी की ग्रैबिंग कर लें, उसी की माइंड मैपिंग कर लें, उसी का कोई नतीजा हासिल हो जाएगा। देखिए बहुत सी तब्दीलियां हम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ जो है ना तकरीबन 100
ऐसे इदारे हैं जो चेक कर रहे थे और जो परमिट देते थे, लाइसेंस देते थे, इजाज़तें देते थे, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। आसान कारोबार स्कीम हमने रखी है, बिल उसका रखा है कौमी असम्बली में, वो स्टैंडिंग कमेटी में जाए। चंद महीनों में ही हम इन तमाम चीज़ों को वर्ल्ड के टॉप कंसल्टेंट्स को हायर किया है, उनके साथ मिलके ये ख़त्म कर रहे हैं ताकि सहूलतें पैदा हों SECP रजिस्ट्रेशन के लिए। जिस तरह दूसरे मुल्कों में है, हमारे यहाँ भी ये हो कि सरमायाकार को ये सहूलतें हों। फिर ये जो स्कीम है ना हमारी, जो SIV स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो हैं, वो इतनी तरगीब दे रहे हैं जो बहुत रेयर है इस पूरे रीजन में। जो ये मिसाल देते हैं कि जाएंगे, सही है, लोग गए हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन या दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन पाकिस्तान में इतना लुक्रेटिव हो जाएगा ये अभी नई इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे अगर ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी होगा और उसके बाद इनकम टैक्स 10 साल के लिए, क्योंकि ये इजाज़त नहीं दे रहे थे IMF वाले, बड़ी मुश्किल से उनसे इजाज़त लेके 10 साल के लिए 2035 तक इनकम टैक्स ज़ीरो की है। तो मकसद सिर्फ ये कि मेन चीज़ सारे दुनिया में अब इन्वेस्टमेंट है जो आएगी, तो तब ही, चाहे वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ की हो, अपनी डोमेस्टिक पाकिस्तानी की हो, या बाहर की इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए माहौल पैदा कर रहे हैं और ये सारे इदारे मिल के कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट को भी समझ आ गई, जो उन्होंने बॉटल नेक किए हैं ना, हम उनको ठीक भी करें, वो भी बेहतर सूरत हाल में आएंगे। और फ्यूचर जो पाकिस्तान का मैं देख रहा हूँ, ये ग्रोथ हर साल बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह उसके फ्रूट्स मिलेंगे। लेकिन ये मेहनत हो रही है, मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो आपस में झगड़ा करते रहे ना, हमने दुनिया बहुत आगे निकल गई ना, हम पीछे रह गए। यही जो पॉलिटिकल झगड़े हैं, हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी सबको मिलके। अगर अपोजिशन के पास कोई राय है, बेशक अभी 15 दिन है, वहाँ असम्बली में हमें तजवीज़ दें, कोई बताएं, कंक्रीट ऐसी बात बताएं। देखिए मुल्क तो मुश्किल में है, लोगों की तकालीफ है इस वक्त। ये कहना कि नहीं बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री को वाइबिलिटी उससे नहीं बन रही, तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के बेहतर करना है ना अपने हालात को। आज हमने दिखाया है ना, अस्करी जो हमारी क़यादत है उसने दिखाया कि वही लोग हैं ना वहाँ पे डिफेंस में, तो आखिर इतने बड़े आपने दुश्मन से फतह हासिल की है, तो क्यों नहीं हम इकानमी में रिज़ल्ट दे सकते? हम मिलजुल के रिज़ल्ट देंगे। और ये इम्प्रूवमेंट पिछले 2 सालों में हो रही है, बतदरीज हो रही है। काफ़ी IMF का प्रोग्राम, IMF देखिए ना, एक अदब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे मुल्क के सियासतदान, मेरे मुल्क के हुक्मरान, उनका जो कारोबार है या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या उनके बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट है या उनके ख़ानदान के अजीज़ व कारब की जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो भी पाकिस्तान आएगी इस साल? वो आया ना होगा, नहीं तो वो कैसे सियासत करेंगे? मैं आपको ये भी बता दूं, आइंदा की सियासत वही होगी जो इस मुल्क के लिए सियासत करे, कोई भी हो, इस मुल्क के लिए सियासत करनी पड़ेगी। 10 जून है जी। मैंने इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी अगले साल 10 जून को फिर मैंने आपसे पूछना है, और मैंने आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप बिल्कुल खुल के बोलते हैं। मैंने पूछना है कि मुझे कोई 5 सियासतदान, 5 हुक्मरान ख़ानदान किसी भी सियासी जमात के हो, वो मुझे बता दीजिएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई। उस वक्त तक जरा दादूशुबान, मैं मुझे शेख साहब, मैं इस पे आपका जवाब लूंगा, आपका जवाब लूंगा सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। लेकिन मैं ये हज़रत तफन्नुन कह दूं, उस वक्त फहरिस्त के अंदर मैं सिर्फ इतना मुख्तसर जवाब दे दूं, मैं मुख्तसर जवाब देता हूं कि आइंदा फिर वही सियासतदान, अभी लोग जो है ना रियलाइज़ कर चुके हैं, अब डिलीवर करना पड़ेगा हम सबको, पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेट को भी। परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो वो उस एरिना में नहीं रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, जो आपने सारे प्रोग्रामों में, ये जो टॉक शोज में या प्रेस में, अब तो सीधी खुल के बातें सोशल मीडिया ने लोगों को बाशऊर बना दिए, तो अब तो हम सबको रिजल्ट देना लाजमी है। ठीक है शेख साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी पे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। साथ ही मौजूद रहिएगा। इरफान इकबाल शेख साहब साथ मौजूद है। इरफान इकबाल शेख साहब का शुक्रिया। आबिद सुलैनी साहब और कैसर अहमद शेख साहब साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, आप डॉक्टर साहब से सवाल करना चाह रहे थे। ये डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा वही सवाल है जो मैंने आज जाना सा सवाल एक शेख साहब से किया। शेख साहब चूँकि हुकूमत में हैं और अहम जगह पे हैं, और शेख साहब ने अच्छी बात की है कि अब लोगों को शऊर आ गया है। तो ये शऊर तो
काफ़ी अरसे से आ गया है, लेकिन क्या ये शऊर उन लोगों को भी आएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर है और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए? राणा साहब, इस पर बुनियादी चीज जो है वो कोई भी इन्वेस्टर हो उसको देखना तो ये है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी यहाँ पे है या नहीं है। हम एक पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद उसको 2 साल के बाद चेंज कर देते हैं। अभी आप सोलर पैनल को देखें, जैसे पूरी कौम एक दफा सीएनजी के पीछे लगी थी, हर एक ने बेचारे ने अपनी इन्वेस्टमेंट सीएनजी में कर दी, उसके बाद गैस खत्म हो गई, सीएनजी जो है वाइंड अप हो गई। अब सोलर पैनल जो थी, पूरा पाकिस्तान सोलर पैनल के पीछे लग गया। अब आपने उसको बताया कि अच्छा जी 18% उस पर टैक्स भी लग गया है, और वो जो हम दे रहे थे ग्रिड को, वो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। वो आपसे 10 रुपए फी यूनिट खरीदा जाएगा, और जो भी आपका रेट होगा स्लैब का, उसके मुताबिक आपको अब बिजली जो है वो मिल रही होगी। इसी तरीके से लोगों को सेविंग पे लगाया, और फिर हमने कह दिया कि सेविंग अकाउंट्स जो है उस पर 15% पहले टैक्स लगता था, आपकी इनकम जो आ रही थी, अब उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो मसला ये नहीं है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। जब श्रीलंका में टॉप पे थी खाना जंगी, तो तब भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती थी। अफ्रीका के ममालिक जहाँ पे सिविल वार चलती है, वहाँ भी इन्वेस्टर जाता है। इन्वेस्टर जो है जितना रिस्क लेता है उतना उसको प्रॉफिट मिलता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ इशू रिस्क का नहीं है, हमारे यहाँ इशू पॉलिसी कंसिस्टेंसी का है कि क्या आज जो बजट में पॉलिसीज दी जा रही है, क्या वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। अभी शेख साहब फरमा रहे थे जो इन्वेस्टमेंट जोन्स का, और शेख साहब हमेशा कैंडिड गुफ्तगू करते हैं, इनको मैं पिछले 15 साल से इनसे मुस्तफीद हो रहा हूँ, इनके नॉलेज से। लेकिन कल अगर आके IMF कह देगा कि उन जोन्स में आप टैक्स की छूट नहीं दे सकते, या 0% आप वहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो जाहिर है कि बात माननी पड़ेगी। तो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर इसलिए इस पर घबरा रहा है, खा वो मकामी इन्वेस्टर हो या वो बैरूनी इन्वेस्टर हो, वो देखना ये चाह रहा है कि क्या पाकिस्तान में पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। एक चीज जिसका कि हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए कि पिछले 1.5 सालों में कम से कम रुपए का रेट जो है वो मुस्तहकम हो गया। वरना 2 साल पहले सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ दोस्त मेरे पास आए, वो कहने लगे जी आपकी बात सुनी जाती है, आप कह दें कि डॉलर 400 का कर दें, लेकिन हमें गारंटी दे दें कि 6 महीने ये 400 का रहेगा, ताकि हम अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है वो तो हमें पता हो कि हम ऑर्डर किस रेट पे ले रहे हैं। तो अब आपका कम से कम करेंसी स्टेबल है, अब पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगेन शेख साहब को मैं क्रेडिट देता हूं, जब ये अपोजिशन में थे तब भी ये मुफाहमत की बात करते थे, ये आज भी जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। अब हमें देखना ये होगा कि हम किस तरीके से इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। शेख साहब, ये एक तो बात ये कि वो बात कर रहे हैं इस्तेहकाम के हवाले से, दूसरी बात सर ये कि हम अपने टारगेट सेट करते हैं। यहाँ बैनुल अक़वामी सतह पे हम जिनके प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हैं, बिलखुसूस IMF, हमने $1.5 बिलियन उनसे इस नाम पे लिया कि हम ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देंगे। इधर हमारा बजट तश्कील पा रहा है और बजट में हम 18% उस पर टैक्स आयद कर रहे हैं। तो सर क्या हमने उनको ये बताया था कि इसके फ़रोग पाने में जो किरदार अदा करेंगे हम उनसे पैसा लेंगे, या हमने उनसे ये तय पाया था कि इसके फ़रोग के लिए ये काम करेंगे? जी लेकिन अब बहुत अच्छा बात की आबिद साहब ने कि कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसी, सारी दुनिया में उनके यहाँ भी अपोजिशन होती है, लेकिन वो पॉलिसीज़ को मुस्तकिल रखते हैं, तभी वो उनकी डेवलपमेंट होती है। अब हमारे यहाँ बैठने को ही हम लोग तैयार एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये हमें करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा अगर हमने आगे बढ़ना है। अब देखो ना, मैं कहता हूँ कि गेम चेंजर हुआ है, लोगों के जहनों में तब्दीली आई है। बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ इसलिए माइल हो रहा है कि वो देख रहा है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है। अगर इनके यहाँ कोई अंदरूनी सोजिश हो रही है या कोई दखल अंदाजी हो रही, तो वो हमारी अफवाज इतनी मजबूत है कि उसको ठीक कर लेंगी। और ख़ुद फील्ड मार्शल ने ये कहा ना, आसिम मुनीर साहब ने, कि ये जब इंडिया की 13 लाख की अफवाज हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये चंद हज़ार जो दहशतगर्द हैं ये क्या बिगाड़। तो बलूचिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान एक बहुत बेहतर मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज दुनिया में मुश्किल मालूम हो गया है। दुबई UAE की जो इन्वेस्टमेंट है वो देखिएगा आप, जिस तरह वहाँ सूरत हाल बन रही है, वही वापस जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किए वो उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पाएंगे। आपका स्टॉक एक्सचेंज बहुत फ्लोरिश कर रहा है, तो आपके यहाँ भी पोटेंशियल है ना, वो इंडस्ट्री जो पहले यहाँ लग चुकी हैं। शेख साहब मैं एक चीज़ जानना चाहता था, ये टैक्स लगे बड़ी अच्छी, मैं कह रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ बजट बहुत अच्छा है, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के जागीरदार तबका, अशराफिया जो हैं, इन पर कौन कौन सा टैक्स लगा है और कितना टैक्स लगा, ताकि ये लोग सुन सकें ना जो प्रोग्राम देख रहे हैं। टैक्स मुझे अशराफिया जी, और जागीरदार तो सारा खुद ही बता दें ज़रा मुझे। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आज से नहीं, मैं आज से नहीं, आपसे पहले से मुत्तफिक हूँ कि यहाँ जो जागीरदार तबका या मरात याफ्ता तबका या पैसे वाला तबका है उसको बेनिफिट्स हैं, और हम दरमियाने और आम आदमी को, लेकिन उसकी तरफ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो उधर ही हो रही है। देखिए, मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि पीटीआई के दौर में जो टर्फ दिया गया, ये दिया गया $3 अरब। जब हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था तो $3 अरब 0% पे 10 साल का फ्री दे दिया गया। और मैं नाम तो सामने लाए, आप इतना अरसे से कह रहे हैं, नाम ही सामने ला रहे हैं, नाम ही नहीं देते। मैं कह रहा हूँ नाम ही नहीं देते। यही तो आपकी बात को इंडोज कर रहा हूँ कि यहाँ मरात याफ्ता तबका ही पावरफुल है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ेगा। ये जो हालात हो गए हैं ना, उनको समझ आनी पड़ेगी। ये अदरवाइज यही तो बात हो रही है कि यहाँ हमारे यहाँ आम आदमी तो पिस गया था, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करें। इस बजट में हमने SMEs के लिए कर्जे बढ़ाए हैं, जो सिर्फ 6% कर्जा SMEs को मिलता है। अभी भी फिगर्स जो हैं 6% कर्जा, बाकी सब मराहत याफ्ता या बड़े अमीरों को, मैं उस क्लास से तल्लक रखता हूँ, लेकिन उसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं। उसने हर जगह आप अदालतों में जाएं तो वही चंद लोगों के केसेस होते हैं, वो स्टे लेते हैं वहाँ पे, वो टैक्स ही नहीं पे सालों साल जायज़ टैक्स भी हमने देना होता है तो वो रोके रखते हैं। तो ये सब चीज़ों को अब महसूस हो रहा है ना। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैं दाद दूंगा, उन्होंने बहुत एफर्ट की है इसको, और हमारी पूरी कैबिनेट भी उनके साथ है। बात ये है कि वक्त तो लगता है कि मैं कोई भी दूसरे भी लीडर्स, सारे लीडर्स हमारे अपने हैं और हमारे मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। आप जो सुलैरी साहब ने बात की ना कि कंसिस्टेंट पॉलिसी बेस है, और इन्वेस्टमेंट ही आज प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर की तरह वो काम कर रहे हैं। जिस मुल्क में जाता है वो कहता है सबसे पहले हमें बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप लाएंगे अमेरिका में। तब उन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा कि मैं तब आपके यहाँ पहला विजिट करूंगा जब आप $1,000 अरब यानी $1 ट्रिलियन की बात करोगे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे कितने तल्लकात हैं, हमारा भी क्लाउड है। अभी जो क्लाउड नया निकला है ना, जो आपका इस जंग के बाद जो फतह आपको हासिल हुई है ना, तो एक गेम चेंजर हुई है। अब इन तमाम ममालिक को भी अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क है। ठीक है, हम उनके सपोर्टर हैं, वो हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन हमें हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह वो इन्वेस्टमेंट उनको भी अच्छा लुक्रेटिव रिजल्ट देगा। तो हालात चेंज होते कोई वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान का मैं दरख्शां मुस्तकबिल देख रहा हूँ, हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। मुश्किलात हैं, जो आम लोग हमारे तकलीफ़ में हैं, इस वक्त भी तकलीफ़ में हैं, महंगाई बढ़ गई है, एग्रीकल्चर वालों को बहुत मुश्किलात हुई हैं। इसमें कोई, आप राणा साहब सही बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो गंदम की कीमत ही नहीं मिले, या सब्जियों की जो इतनी कम कीमत है, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। मैं शेख साहब तो वहाँ वो कहते हैं जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की मुझे एक इसके बारे में मौक़िफ़ लेना है। डॉक्टर साहब, एक तो ये किसानों वाला मामला, इसके ऊपर आप एक कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि हमें बताया गया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन $200 जो है वो बढ़ी, 1600 से 1800 गई, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ। लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारी ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले वो 45% हो गए। सर, ये अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो फिर लोगों की कुव्वत ख़रीद क्यों नहीं बढ़ रही? ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं ये हर रोज़ जो है वो सेल क्यों लगा के रख रहे हैं? ये क्या वजह है कि एक तरफ मंजरनामा कुछ और है और हक़ाइक़ कुछ और है? बड़ा क्लियर मतलब है कि मुल्क में जो इनइक्वालिटी है, जो अमीर और गरीब में तफरीक है और उनमें जो अदम मुसावात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, जो लोअर इनकम अर्नर है और मिडिल क्लास है वो नीचे की तरफ जा रही है। गो के कल वजीर ख़जाना ने उस सवाल का जवाब
गोल कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अब ये कहा है कि पहले जो खत गुर्बत पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, वो होता था $3.65 पर पर्सन। अब वो हो गया है $4.20, यानी तकरीबन 1170 रुपए, जिसको अगर आप 30 से ज़रब दे लें तो ये आपकी मिनिमम वेज बनती है। मैं आज मिनिमम वेज का वेट कर रहा था, शायद मैंने मिस किया, लेकिन वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मिनिमम वेज बढ़ाने की कोई बात नहीं की। अगर वो कर देते तो गो के इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम मल्टीनेशनल में वो इम्प्लीमेंट हो जाती। अब खत गुर्बत आपको वर्ल्ड बैंक कह रहा है जो हमारी मिनिमम वेज है उससे ज़्यादा अगर आप पैसे कमा रहे हैं कोई 200-400, तो तब भी आप खत गुर्बत से नीचे हैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक। तो वो अपनी जगह ठीक है। ये जो हमारी अभी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है उसकी वजह यही है कि जीडीपी के नंबर्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब आप 240 मिलियन से ज़रब तकसीम करते हैं तो एवरेज बढ़ जाती है। लेकिन उस एवरेज का मतलब कतई ये नहीं है कि हर एक की वो आमदनी बढ़ गई। अमीर ज़रूर अमीर हुआ है। और आखिरी बात जो इस प्रोग्राम में अभी तक डिस्कस नहीं, मैं ज़रूर उस पर बात करना चाह रहा था। देखिए, ये हमारी जो मिडिल क्लास थी वो बेचारे सारी उम्र पैसे जोड़ जोड़ के एक छोटी गाड़ी लेने का तसव्वुर होता है उनके पास, उस पर जो 5% ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जो 850 सीसी से छोटी गाड़ी पे पहले 13% होती थी, अब उस पर भी 18% कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आपने सेविंग जो है उसको इनकरेज करना है तो वो जो सेविंग अकाउंट पे टैक्स लगाया है वो ना लगाएं। अब यूं तो सेविंग इनकरेज ना करें कि अच्छा मोटरसाइकिल कभी भी आप उससे ग्रेजुएट करके गाड़ी नहीं खरीद सकते क्योंकि उस पर ड्यूटी बढ़ गई, पुरानी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो इसको शेख साहब जरूर आप उठाइएगा असेंबली में कि इस पर थोड़ी सी नजरसानी करें। ठीक है, यानी ये जो मुतवसत तबका है उसको रिलीफ देने के लिए जो इकदाम उठाए जाना चाहिए थे वो नहीं उठाए गए और उसके बरक्स हैं ये लूप होल्स हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैनी साहब, कैसा है मुझे एक साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।